नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में 17वीं प्रश्नमाला स्टार्ट कर ली थी और 17वीं प्रश्नमाला में 17.1 सवाल जो 17.1 प्रश्नमाला है उसके जो है वो 4 नंबर 5 तक अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम उसका आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके न्यू सिलेबस 2020-21 के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो है हम उसमें आपको बताते भी जा रहे हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस आएगा, कौन इस चैप्टर में से कौन कौन से पार्ट आएंगे, कौन कौन से पार्ट जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बताते जाए तो 17.1 का जो है यदि आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि 17.1 में हमने क्या किया, किस तरीके से किया था। आपकी प्रश्नमाला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसका जो है आज का हम पहले सवाल और 17.1 प्रश्नमाला का 7वां सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, 6 तक सवाल हो गए थे, 6ठा सवाल मैंने जो है आपको होमवर्क में दिया था, तो जो है आपने अच्छे से कर लिया होगा। 7वें सवाल की बात करें, देखिए आपको बोला है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है और जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलो है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार की गणना कीजिए। आपको जो है क्या बोला है कि एक क्लास जहाँ मान लो 10th क्लास है, 10th क्लास के 2 सेक्शन है, एक तो वर्ग ए, एक वर्ग बी। वर्ग ए में जो है वो 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों का औसत भार 51 किलो है। कितना है? 51 किलो। जबकि वर्ग बी है, सेक्शन बी है, उसमें टोटल 35 छात्र है, उन 35 छात्रों का जो औसत भार है वो आपको जो है कितना देगा है? 54 किलो। ठीक है दोस्तों, तो आपको बोला है कि इन दोनों कक्षाओं के जो 60 विद्यार्थी है, मतलब इन दोनों वर्ग है ना, इन दोनों वर्गों के 60 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। तो देखिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल नंबर 7 को हम बात करते हैं। आपको जो क्या दे रखा है, दिया है आप लोगों के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, ये जो है आपको कितना दे रखा है? 51 किलो। इसके बाद आप लिखोगे वर्ग बी के आपके 35 छात्रों का औसत भार। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने लिख लिया। तो ये आपको कितना दे रखा है? 54 kg। ये जो है आपने लिख लिया। अब जो है आपको बोला है कि 60 छात्रों का औसत भार बताना है। 60 छात्रों का औसत भार, ये जो है औसत भार कितना होगा, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम औसत भार की बात करें तो होता क्या, औसत की बात करें तो होता क्या है। देखिए औसत की हम बात करें तो औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। अब होता क्या है, जो बहुत से बच्चे जो है क्या करते हैं, जैसे कि सेक्शन ए के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है और सेक्शन बी के जो 35 छात्र उनका जो है औसत भार दे रखा है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करता है कि इन दोनों का औसत भार निकालना ना, तो इसको जोड़ लेते हैं, उसमें 2 का भाग दे देते हैं। लेकिन ऐसा जो है वो होने वाला नहीं है, क्योंकि औसत होता क्या? आंकड़ों का योग। मतलब यहाँ पे जो है कई औसत आती नहीं, आंकड़े ही आते हैं। तो आंकड़े जो आप कैसे निकालोगे? देखिए दोस्तों, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार जो 51 किलो दे रखा है। अब 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है, तो यदि हम 51 को, औसत भार का मतलब क्या होता है? 1 का, तो यदि हम 51 को 25 से गुणा कर ले तो जो 25 छात्र होंगे उन 25 छात्रों का औसत भार, जो टोटल भार है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम 35 को 56 से गुणा कर ले तो वर्ग बी में जितने भी 35 छात्र हैं उन 35 छात्रों का कुल भार जो है हमारे पास आ जाएगा। तो 35 छात्रों का भी कुल भार आ गया और 25 छात्रों का भी कुल भार आ गया। इन दोनों का जो है वो कुल भार आ गया, तो हम जो है अब इन दोनों को कुल भार को योग करके जो है इसमें 60 का भाग देके निकाल सकते हैं। तो अब जो है हम भाषा का लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको भाषा लिखनी पड़ेगी कि चूंकि 25 छात्रों का कुल भार, क्या लिखोगे आप? कुल भार। अब 25 छात्रों का कुल भार जो है कितना हो जाएगा? 25 × 51 कितना हो गया? देखिए दोस्तों, 25 × 51 कितना हो जाएगा आपका? 25 को 51 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए फटाफट करते हैं। 25 को 51 से गुणा कर ले तो 5 25, इसके बाद 2 और 10 आ जाएंगे, तो 5 7 और 2 1275 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको 25 छात्रों का औसत भार मिल गया। अब जो है आप क्या लिखोगे? 35 छात्रों का औसत भार। अब 35 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना होगा? इसके लिए आप जो है 35 को इससे 54 से गुणा कर लोगे, तो गुणा करोगे तो आपके पास जो है कितना आ जाएगा? देखिए दोस्तों,
35 इंटू 54 कितना आ गया, 5 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 3 12 और 1 14, इसके बाद 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 और 3 15 और ये 2 17 हो गया। तो आपके पास आ जाएगा ये 1890। तो यहाँ पे जो है 35 सातों का कुल भार, सॉरी यहाँ पे कुल है, कुल भार जो है वो आपके पास 1890 आ गया। अब 25 सातों का कुल भार भी आ गया और 35 सातों का कुल भार आ गया। अतः इसलिए 60 छात्रों का 60 छात्रों का कुल भार जो है, कुल भार कितना हो जाएगा, 60 छात्रों के कुल भार की हम बात करें तो 25 छात्रों का और 35 छात्रों का भार जो है हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1275 प्लस 1890 kg। तो यहाँ से जो है आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 1275 इंटू 18 प्लस 1890, यहाँ से 5 से 10 11 हासिल 1 और 3165 kg आ जाएगा। 60 छात्रों का कुल भार जो है वो 3165 kg आ गया। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम अतः अब लिखोगे आप अतः 60 छात्रों का औसत भार। अब देखिए दोस्तों औसत भार की हम बात करें तो होगा क्या कि कुल भार मतलब भारों का योग, भारों का योग मतलब क्या होता है, कुल भार। तो कुल भार आपके पास आ गया 3165 बट्टा में आंकड़ों का जो है संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या कितने छात्र टोटल 60 छात्र है तो 60 का जो है आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से जो है आपके पास आ जाएगा उसका जो है आप मान निकालोगे। कैसे निकालोगे, इस जीरो को जो है आप अपनी जेब में डाल दीजिए एक बार के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने डाल लिया। अब जो है 3165 पर 60 का जो है भाग दीजिए तो 3165 में 60 का भाग दे दो, 6 पंजे 30, इसके बाद 30 में से 31 में से 30 किया तो एक बच्चा, एक और ये 6 आ गया, 16 आ गया, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो 16 में से 12 गए तो 6 आ गए 45 आ गए, तो 6 7 42, इसके बाद जो है 45 में से 42 के 3 बच्चे और यहाँ पे 5 आ गए तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30। अब जो है यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे जो है 10 आपने जो जेब में डाले थे उसको वापस यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है दोस्तों। इसने मांगे हैं तो अब क्या करोगे, 10 से आप भाग दोगे तो ये पॉइंट खिसक के जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली जो है शॉर्ट ट्रिक है मैथ को करने की, ये जो है मैं आपको लिए जो है वो शॉर्ट मैथ जो है बेसिक मैथ आपके लिए जो है एक सीरीज बना हो तो उसमें जो है आप इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक जो है आसानी से सीख सकते हैं, जिससे जो है आपको इस तरीके के भाग करने में जो है वो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है आंसर हो रहा है आपका 52.75 किलोग्राम। यह जो है आपका औसत भार आ गया है। तो इस तरीके से जो है आपको इस 7वें सवाल का मान निकालना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बस इसमें जो है आपको फॉर्मूला लगाने हैं और जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह है आपका 7वां सवाल। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और 8वें सवाल की बात करें। देखिए 8वें सवाल में आपको बोला है कि 5 संख्या जो है उन 5 संख्या का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जो है क्या बोला है कि कोई भी 5 संख्या, आपको जो है 5 संख्या दे ही नहीं रखी कि कौन सी है, तो उन 5 संख्या का औसत जो है आपको 18 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। हमने मान लिया कि 18 है। अब आपको बोला कि इन 5 में से कोई भी एक संख्या हटा ली। अब हमें यह भी पता नहीं कि कौन सी हटाई है। सबसे पहले तो यही पता नहीं कि 5 कौन सी है, उसमें से भी एक हटा ली। तो यदि हम उसमें से भी एक हटा लेते हैं ना तो हमारे पास जो औसत है वो कितना बच जाता है 16। तो अब जो है वो हटाई गई संख्या कौन सी है वो आप निकालिए। बहुत ही मतलब ऐसे अजीब क्वेश्चन है कि हमें संख्या भी मालूम नहीं और उसमें से भी एक संख्या हटा ली तो वो संख्या हटाएगी कौन सी है वो हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों इस तरीके के सवालों को जो है वो कैसे किया जाता है, आपको जो मतलब इसको जो हम अच्छे से करेंगे। देखिए किसको कैसे करना है, आपको जो है 5 संख्या को औसत दे रखा, तो आप जो है क्या लिखोगे, यहाँ पे दिया है नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 8वें सवाल में हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि वे 5 संख्याएं कौन कौन सी है, x1 x2 x3 x4 और x5 है, ठीक है दोस्तों। यह है आपकी 5 संख्या। अब जो है हम बात करें आगे की। अब इन आपको 5 संख्या का औसत जो है वो 18 दे देगा। तो आपको पता है चूँकि हम जानते हैं कि औसत जो है वो क्या होता है, चूँकि औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होती है, आंकड़ों की संख्या।
अब देखिए दोस्तों, हम बात करें आंकड़ों के योग और आंकड़ों की संख्या की, तो आंकड़ों का योग जो है आपको नहीं पता, तो इन सभी को जोड़ कर लो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटा में जो है आपके पास आंकड़ों की संख्या आ जाएगी। कितने आंकड़े? 5 आंकड़े हैं ये दोस्तों, ये आपने लिख लिए। अब आपको जो इनका औसत देगा है 18, ये आपने जो है वो लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब जो है आप यहाँ से क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो 18 को 5 से गुणा किया तो आपके पास जो है 90 आ जाएगा। 18 पंजे 90 जो है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके पास बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। यहाँ से जो है आपके पास यह समीकरण आगे से आप समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हो। अब आपको बोला ये तो हमने बात की औसत की कि 5 संख्या का औसत जो है वो 18 होता है, उससे हमने ये औसत ये एक का समीकरण बना लिया। अब आपको बोला है कि इसमें से कोई भी एक संख्या जो है वो हटा दी गई है, तो वह संख्या जो है वो कौन सी हटाई है इसकी हम बात करें तो आप जो मान लीजिए कोई भी एक, आपको जो माना है वो मान लीजिए। आपने माना कि वो हटाई गई संख्या x5 है, कुछ भी मान लीजिए आप। तो आपने माना, देखिए दोस्तों, माना कि हटाई गई संख्या जो है वो क्या है? x5 है। क्या है? x5 है। ठीक है दोस्तों, तो हटाई गई संख्या x5 है। अच्छा, हमें समझ में आता है कि x5 संख्या हटा ली। तो जब हम x5 संख्या हटा लेते तो अब जो हमारे पास कितनी संख्या बची? x1 x2 x3 और x4, 6 संख्या बची है। तो इन 6 संख्या का औसत जो है हमें 16 दे रखा है, तो वो भी जो है हम लिख सकते हैं। क्योंकि ठीक है दोस्तों, क्योंकि औसत दे रखा, तो औसत का हमें फॉर्मूला तो पता है, तो हम औसत के फॉर्मूले से लिखे तो क्या हो जाएगा? औसत बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बटा में आपका 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी जो है हमें समझ में आता है। अब औसत से जो है क्या हो जाएगा? आपको इन चारों संख्याओं की औसत जो है वो दे रखी है। कितनी है? 16। अब यहाँ पे बटा में 6 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास आंकड़े 4 ही है। तो यहाँ पे 16 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बटा में जो है आपका 4 आ जाएगा। अब 16 को 4 से गुणा कर लीजिए तो जो है आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 64 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये जो है आपका समीकरण नंबर, इसे जो है आप 2 नाम दे सकते हो। यह जो है आपका काम याद तक जो है हो गया। जो आपको दिया है ना वही हमने किया है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा किया नहीं है। आपको 5 संख्या का औसत दिया था तो 5 संख्या का औसत हमने लिख लिया, 4 संख्या का औसत दिया था तो 4 संख्या का औसत भी आपने जो है वो लिख लिया। अब जो है आप क्या लिखोगे? देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 का मान रख लीजिए। कैसे रखोगे? देखिए दोस्तों, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का मान है क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का मान 64 है, तो इसकी जगह आप 64 रख सकते हो। तो 90 इज इक्वल टू x1, इसकी जगह जो है आप रख लोगे 64 प्लस यहाँ पे x5 आ गया, बच गया, तो ये आपके पास बच के x5 आ गया। तो अब जो है क्या करोगे? x5 इज इक्वल टू 90 माइनस 64। अब 90 में से जो है 64 घटाओगे तो आपके पास जो है वो 26 बच जाएंगे। तो आपकी जो है वो हटाई गई संख्या है ना, वो कौन सी है? 26। हटाई गई संख्या आपके पास आ गई है, वो क्या है? 26। तो इस तरीके से इस 8वें सवाल को आपको करना है। आपको हटाई गई संख्या पूछी है, तो ये जो आपने जो है हटाई गई संख्या बहुत ही आराम से आपने जो है वो निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस सवाल को करना है। एक बार उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसके बाद जो हम आगे कंटिन्यू करते हैं 9वां सवाल। अब देखिए दोस्तों, 9वां सवाल की हम बात करें तो आपको बोला है 9वें सवाल में कि जो 13 संख्या है ना, उन 13 संख्याओं का माध्य जो है वो कितना है? 24। अब यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? 9वें सवाल में आपको ये बोला है कि एक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब एक संख्या का जो माध्य है, सॉरी दोस्तों, क्या बोला है कि जो 13 संख्या है उन 13 संख्याओं का माध्य जो है आपको बोल रखा है 24। ठीक है दोस्तों, तो उन 13 के 13 संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, ये आप निकालिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले वीडियो तो ठीक है थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो में जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराया वो अच्छे भी है, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको जो है आप मोस्ट करते जाइए और इसको जो है आप वेरी मोस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें ये बोला है कि 13 संख्याओं का माध्य जो है वो आपको 24 दे रखा है। अब यदि आप इस प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दो? प्रत्येक संख्या में आप 3 जोड़ते जाए तो जो नया माध्य आपके पास आएगा ना, क्योंकि 3 जोड़ा तो नया माध्य तो आनी चाहिए, तो जो नया माध्य आएगा उन नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, नया माध्य कैसा होगा, वो जो है आपको निकालना है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप जो है आराम से कर सकते हो।
कैसे करना है देखिए, सिंपल सी मेथड है ये वाली जो मेथड बताइए, इसी मेथड से हम जो है वो करने जाएंगे इसको। 9वें सवाल की हम बात करें तो 9वें सवाल में बोला है आपको जो 13 संख्या का माध्य दे रखा चॉइस। अब हमें पता नहीं कि 13 संख्या कौन सी है, तो हम मान लेंगे, सिंपल सी बात है, माना कि वो 13 संख्याएँ क्या है, x1 x2 x3 x4 डॉट 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 x13 है। ऐसे जो हमने 13 संख्या मान ली कि ये आपकी जो है 13 संख्या है। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि x5 x4 x5 x6 x7 x8 थे 12 तक। ठीक है दोस्तों, पूरा जो है वो 12 तक जो है आता जाएगा। अब जो है आपको बोला है चूँकि आप इसका लिखोगे चूँकि औसत बराबर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, औसत बराबर होगा आंकड़ों, अब माध्य है यहाँ पे तो माध्य लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, सवाल में माध्य दे रहेगा तो आप जो है पूरा माध्य लिख सकते हो। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की क्या होगा, आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों के योग की बात करें तो क्या है, आपको आंकड़े ये दे रखे कि x1 x2 x3 है, तो इन आंकड़ों का आप जो है योग कर लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 जो है वो आपके होते जाएंगे प्लस x13 तक, बटा में जो है आपके पास आंकड़ों की संख्या 13 आ जाएगी। अब इनका माध्य जो है आपको चॉइस दे रखा है, यहाँ तक जो है आपको सिस्टमेटिकली आपने जो दे रखा है वो आपने लिख लिया। अब यहाँ से जो है आपका इसमें थोड़ा प्रश्न को घुमा लिया कि यहाँ से जो है प्रत्येक संख्या में हमने 3 को जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला कि प्रत्येक संख्या में 3 को जोड़ लिया, तो हम लिखेंगे चूँकि प्रश्नानुसार जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार नया माध्य जो हमें पता नहीं क्या होगा, नया माध्य में जो है आपको क्या कर लिया कि x1 में 3 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 3, प्लस x2 में भी 3 जोड़ लिया, प्लस x3 में भी 3 जोड़ लिया। प्रत्येक संख्या में जो है आप जोड़ते जा रहे हो 3 3 3, तो यहाँ पे जो है प्लस में क्या जाएगा x13 में भी 3 जोड़ लिया। ठीक है दोस्तों, मतलब आपने 3 को जो है वो 13 बार जोड़ा है। देखिए x1 में जोड़ा 1 बार, x2 में जोड़ा 2 बार, इसके बाद x3 में जोड़ा 3 बार, x4 में जोड़ा 4 बार, इसी तरीके से जो टोटल 13 बार आपने 3 को जोड़ा है। बट्टा में संख्या 13 है तो 13 का आप भाग दे दीजिए। यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ में आता होगा, इसलिए जो आप समीकरण 1 नाम दे सकते हो इस वाले को। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे माध्य मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए संख्या अलग हो गई ना, संख्या अलग होगी तो माध्य में भी चेंज आएगा, तो हमने जो है इससे माध्य ही ऐसे लिख लिया। अब होगा क्या, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इस एग्जाम्पल से जो आप अच्छे से समझोगे। मान लो आपके पास 10 है, बात समझ में आ रही होगी, आपके पास 10 है, 10 नहीं तो आप ले लो 20। ठीक है दोस्तों, 20 है। अब आपको इस 20 में जो है वो किसका भाग देना है, 2 का, या फिर ऐसे ले लो कि यहाँ पे आपके पास 12 है प्लस 8 है, इसमें जो है आपको 2 का भाग देना है। ये बात जो है आपको समझ में आती होगी। तो इसको करने की 2 विधि है। देखिए दोस्तों, एक विधि तो क्या है कि 12 और 8 का जोड़ लो, कितना आगे 20, और 20 में जो आप 2 का भाग ले लो, कितना जाएंगे 10। एक विधि तो ये है जो हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन दूसरी विधि भी होती है, क्या होती है कि इसे 12 में भी 2 का भाग दे दो, प्लस इस 8 में भी 2 का भाग दे दो, मतलब 2 नीचे है ना, तो 2 का भाग 12 में भी जाएगा और 2 का भाग 8 में भी जाएगा। तो 2 का भाग 12 में दिया तो कितना आ गए 6, इसके बाद 2 का भाग 8 में दिया तो कितना आ गया 4, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो अल्टीमेट इससे भी जो है वो 10 ही आया। देखिए दोस्तों, इन दोनों से आंसर जो है वो 10 ही आया है और समान ही आएगा, हमेशा जो है वो समान ही आंसर आएगा। मतलब जो है कहने का मतलब, इतना समझाने के पीछे मेरा यह कारण है कि आप जो है इससे कैसे लिख सकते हो, आप जो है इसे इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे, देखिए माध्य बराबर क्या लिखोगे आप, माध्य बराबर पहले आप लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x13 बटा में आपका 13, प्लस में जो है आपका 3 3 चलता जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस ऐसे चलता जाएगा 13 बार। ठीक है दोस्तों, यह जो आपको समझ में आ रही होगी। क्या की है आपने कि x1 में 3 जोड़ा था तो इसको भी अलग लिख लिया, x2 में 3 जोड़ा था इसको भी अलग लिख लिया, मतलब आपने जो है इनको अलग अलग लिख लिया। कैसे लिखा है ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों दोनों जो है दोनों के बटा में 13 ही है। ठीक है दोस्तों, इसे हम एक ऐसे तो लिख सकते हैं ना, अब दोनों के बटा में 13 है, इसका मतलब इसके बटा में भी 13 हम लिख सकते हैं और इसके बटा में भी 13 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समीकरण 1 से हमें क्या पता चलता है कि समीकरण 1 से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 प्लस x13 का जो मान है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 x13 बटे 13 का जो मान है वो कितना है, चॉइस। तो ये जो है यहाँ पे आप चॉइस लिख सकते हो,
प्लस, अब इस 13 को 3 को जो है आपने कितनी बार जोड़ा है, 3 को आपने जोड़ा है 13 बार। ठीक है दोस्तों, 3 को 13 बार जोड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, 3 का बार 13 बार कितना होता है, 13 कम 13 24 13 39। तो यहाँ पे जो आप 39 लिखोगे बटा में 13 आपका चलेगा। यहाँ पे जो है समीकरण 1 लिख सकते हो, क्योंकि समीकरण 1 से जो है आपने यहाँ का मान चॉइस लिखा है। यहाँ पे आपके माध्य चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना चॉइस लिख लिया प्लस 39 में 13 का भाग दिया तो कितना आ गया, 13 39, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई होगी। यहाँ तक जो है आपका काम पूरा हो गया है। अब पहले वाला माध्य चॉइस था और इस माध्यम में आपके चॉइस में 3 और ऐड हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई होगी। पहले वाला माध्य आपका चॉइस था और इस वाले माध्यम में 3 प्लस और ऐड हो गए, मतलब 3 और ऐड हो गए, अब हो गए आपके 27। तो आपको जो भाषा क्या लिख ली कि अतः नए माध्यम में 3 जो है वो जुड़ जाएंगे, मतलब नया माध्य जो है वो 27 हो जाएगा। मतलब हम यदि सभी जो आपको आंकड़े दे रखे उन सभी आंकड़ों में एक से ऐसी संख्या सभी में जोड़ते आए ना, तो वो संख्या ऐड हो जाती है। अब यदि यहाँ पे 10 सभी में 10 10 10 जोड़ दिया होता तो होता क्या, सभी में जो है 10 जोड़ दिया होता तो आपका जो है माध्य में 10 का परिवर्तन आ जाता, 10 बढ़ जाता। यहाँ पे जो है वो 3 ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका माध्य हो गया। बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से जो है ये आपका माध्य हो गया। तो अब जो है हम लिखोगे, देखिए माध्य बराबर 27। अतः जो है माध्य में 3 का जो है चेंज हो जाएगा, नए माध्य जो है वो 3 बढ़कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका 9वां सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। आराम से इसे देखिए, कीजिए और जो है इसे समझिए। इसके बाद जो हम इस प्रश्नमाला का सबसे लास्ट सवाल हल करते हैं, जो कि है आपका 10वां सवाल। अब देखिए दोस्तों, 10वें सवाल की हम बात करें तो 10वें सवाल में आपको क्या बोला है, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन जो है 3200 हो जाता है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन कितना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है आपका जो आपने 8वां सवाल किया है सेम 8वां सवाल ही है, इसे थोड़ा घुमा के दिए है। आपको बोला है कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में 5 कर्मचारी काम कर रहे थे और उन 5 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो कितना था, 3000 रुपये। अब उसमें से एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्त का क्या मतलब होता है कि सेवा से निवृत्त हो जाना, मतलब जो उसने सेवा दी है 50 या 60 साल, अब जो है वो सेवा से निवृत्त हो गया, अब जो है वो पढ़ाने नहीं आएगा, अब जो है वो हो गया है रिटायर हो गया है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में कहे तो अब जब उन 5 में से एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो पीछे कितने कर्मचारी बचे, 4 कर्मचारी। तो अब उन 4 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 3200 रह जाता है। अब हमें यह पूछा गया है कि जो कर्मचारी आपका हटा है, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, उसका सेवानिवृत्ति के समय जो है वो मासिक वेतन कितना था वो आपको निकालना है। सिंपल सी बात है ना, कैसे निकालोगे, देखिए आपको जो है ये तो 8वां सवाल ही है। मैं चाहता तो इसे काम में दे सकता था, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डिस्कस करवा लेता हूँ। देखिए क्या करना है आपको इस सवाल में, आपको जो है यहाँ पे भी मानना है, क्योंकि देखिए 5 कर्मचारियों के जो मासिक वेतन है वो थे, अब हमें पता नहीं कि कितने थे। तो आप जो है वो क्या लिखोगे, देखिए आप 10वें सवाल में लिखोगे माना कि 5 कर्मचारियों के मासिक वेतन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 रुपये है। ठीक है दोस्तों, भाई ये आपने रुपये मान लिया कि एक के x1 रुपये है, एक के x2 रुपये है, एक के x3 रुपये है, एक के x4 रुपये है और जो एक है उसके x5 रुपये है। ठीक है दोस्तों, हमने यह मान लिए। तो अब जो है हम क्या लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि माध्य या औसत लिख लो, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यही तो होता है ना औसत का, यही तो सिंपल सी फॉर्मूला है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं हर सवाल में जो है आपको ये फॉर्मूला लिखवाता जा रहा हूँ ताकि जो है आपका ये फॉर्मूला जो है एकदम कंटेस्ट हो जाए, एकदम याद हो जाए। अब इनका जो है मासिक वेतन कितना था, 3000 रुपये, ये आपने लिख लिया 3000 मासिक औसत वेतन, ये आपने लिख लिया। अब जो है 500 कर्मचारियों का मासिक वेतन, अब जो है आंकड़ों का योग कितना है, x1
प्लस x2 प्लस x3। अब देखिए दोस्तों x1 x2 x3 लिखने से जो है आपको 8 वाला याद हो आ गया होगा और जो है आप अब आसानी से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, इतना जो है हमें समझ में आता है। अब यहाँ से जो है क्रॉस गुणा कर लोगे तो 3000 को 5 से गुणा कर लोगे तो 3 पंजा 15 और 3 जीरो पीछे लगा लो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से एक का कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त हो गया मतलब वो जो है अब इसमें औसत मासिक वेतन में नहीं आएगा। तो अब कितने कर्मचारी बचे? अब देखिए दोस्तों, आप देखोगे प्रश्नानुसार जो है आप क्या लिखोगे कि आपका 3200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बट्टा में 4। ये जो है आपका प्रश्नानुसार है, क्योंकि एक कर्मचारी यदि हट गया तो अब पीछे 4 कर्मचारी बचे और उन 4 कर्मचारियों के जो है औसत मासिक वेतन है वो 3200 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ से जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और करते हैं। देखिए 3200 को जो है आप 4 से गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 4 दिया 32, सॉरी 4 दिया 12। ये जो है आपके आगे पीछे जो है वो 2 जीरो आपने लगा लिए। अब यहाँ से जो कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 2 से जो x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान है, सॉरी x3 प्लस x4 का जो मान है वो इस समीकरण 1 में रख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 के स्थान पर। तो आपको जो ये लिखना है समीकरण 2 से x1 में मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या रखोगे? मान देखिए 3000 रुपये है, कितने सॉरी 15000 रुपये है, इज इक्वल टू x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 के स्थान पर आप लिखोगे 12800 रुपये प्लस x5। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो इस साइड पक्षांतर कर लो तो 15000 माइनस 12800 इज इक्वल टू x5। अब यहाँ से जो है आप 15000 में से 12800 निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखिए दोस्तों, देखिए 12800 में 200 जोड़े तो 13000 और 13000 में वापस 2000 जोड़े तो 15000, मतलब आपने कितने जोड़े टोटल? 2200 तो जोड़े हैं ना, तो आपके आगे 2200 रुपये इज इक्वल टू x5। तो x5 का मान जो है आपके पास 2200 रुपये आ जाएगा। मतलब x5 क्या है? आपको जो 500 कर्मचारी था ना उसका तो मासिक वेतन ही है ना। तो जब 500 कर्मचारी आपका सेवानिवृत्त हो रहा था तो उस सेवानिवृत्ति के समय उस 500 कर्मचारी का औसत वेतन जो है वो 2200 रुपये था। तो अब जो है आप क्या लिखोगे? अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन जो है वो 2200 रुपये था। इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको पासा चिपकानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका 10वां सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आसानी से जो है आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार देख लीजिए, आसानी से जो है आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी यह प्यारी सी 17.1 प्रश्नमाला पूरी होती है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली आपको जो है 17.1 प्रश्नमाला अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, और यदि समझ में आ गई है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आके पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। ठीक है दोस्तों, और बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।